प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आप सब लोगों ने पढ़ा भी होगा कि उद्यमिता विकास विषय के अंतर्गत सेकंड इकाई के दौरान आपको दो पार्ट में स्टडी करना है। पहला है आपका टारगेट सेटिंग है और दूसरा जो इसका पार्ट है वो आपका कम्युनिकेशन स्किल है। आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल पर ही। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा टॉपिक है जो आप ये ना समझे कि केवल उद्यमिता विषय के अंतर्गत इसलिए हम पढ़ रहे हैं। ये एक ऐसा विषय है, एक ऐसी कला है जो यह कला प्रत्येक विद्यार्थी में होना आवश्यक है, क्योंकि आपकी चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे आपकी सोशल लाइफ हो, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे आप जॉब में जाएंगे, स्वरोजगार करेंगे, कोई भी आपका काम होगा, निश्चित रूप से आपको कम्युनिकेशन स्किल आप लोगों में होना ही चाहिए। आप स्वयं देखते होंगे कि विद्यार्थी को मैं देख रहा हूं, आपके कुछ दोस्त साथी होंगे, कुछ साथी से बार बार मिलने की इच्छा होती है। अब इसके कई कारण हो सकते हैं, पर इसका एक महत्वपूर्ण कारण अगर आप पाएंगे तो ये भी हो सकता है कि वो हमारा जो विद्यार्थी, हमारा जो दोस्त है, साथी है, वो किसी भी चीज को बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करता है, बहुत अच्छे तरीके से किसी चीज को प्रेजेंट करता है। तो हमें बार बार सुनने की इच्छा होती है कि वो विद्यार्थी, वो हमारा मित्र, वो बार बार हमसे मिले और हमें बताए कि इन चीजों को किस प्रकार से समझा जा सकता है। कई बार क्लासरूम में भी इस प्रकार की स्थिति निर्मित होती है कि हमारा जो पास में बैठा विद्यार्थी है या हमारा जो क्लास में जो पढ़ने वाला हमारा साथी है, वो बहुत अच्छे तरीके से किसी चीज को कम्युनिकेट करता है, तो हम निश्चित रूप से उससे मिलने की हमारी इच्छा होती है। और न केवल मिलने की इच्छा होती है बल्कि बार बार उससे मिलने की इच्छा होती है। तो ये सब खेल है आपका कम्युनिकेशन का। तो आप सब लोगों में कम्युनिकेशन स्किल तो होना ही चाहिए। बात अपन शुरू करते हैं, क्योंकि व्यावसायिक उद्यमिता विषय के अंतर्गत आपको संप्रेषण पढ़ना है। अतः सबसे पहले अपन देखते हैं कि किथ डेविस ने एक बहुत अच्छा कोटेशन कहा है कि संप्रेषण व्यवसाय के लिए उसी तरह आवश्यक है जिस प्रकार मानव जीवन के लिए जीवन रक्त का प्रवाह आवश्यक है। मतलब जो लाइफ ब्लड है उसका फ्लो अगर मानव शरीर में यदि प्रॉपर नहीं हो तो निश्चित रूप से एक व्यक्ति कई प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। वही स्थिति एक व्यवसाय में भी होती है। यदि व्यवसाय में ठीक प्रकार का संप्रेषण नहीं है, यदि सारी नीतियां, रेगुलेशन, जो नियम है वो अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचते हैं जिसके माध्यम से हमें लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो निश्चित रूप से हमारी भी स्थिति, उस व्यवसाय की स्थिति भी वही होगी जो एक व्यक्ति के ब्लड में खराबी की वजह से होती है, ब्लड का प्रवाह प्रॉपर नहीं होने की वजह से होती है। अतः आप इस कोटेशन से इसका महत्व समझ चुके होंगे कि संप्रेषण कितना महत्वपूर्ण है व्यवसाय के लिए। अब प्रश्न उठता है कि संप्रेषण कला है क्या, संप्रेषण कला हम किसे बोलते हैं। उसके पहले हम एक चीज देखेंगे, मैंने पहले भी आपको बताया है कि जिस संप्रेषण एक ऐसी कला है जो इस कला में निपुण होता है वह अत्यंत ही प्रभावशाली और सफल व्यक्ति माने जाते हैं। ये आपने भी देखा होगा, हम कई बार टीवी वगैरह पे प्रोग्राम देखते हैं कि डिस्कशन हम सुनते हैं, तो कुछ डिस्कशन में हम ज्यादा इंटरेस्ट लेने का एक रीजन हमारा ये भी होता है कि उसमें जिस तरीके से वो चीजें प्रेजेंट की जा रही है वो बड़ी अच्छी लगती है। तो हम ये बोलना, हमारा अंदर से एक आवाज निकलती है कि इस व्यक्ति का जो प्रेजेंटेशन का तरीका था ये काफी इफेक्टिव था। तो निश्चित रूप से जिस व्यक्ति में संप्रेषण कला है वो निश्चित रूप से एक सफल व्यक्ति है। आप अभी बीए फर्स्ट ईयर में अध्ययनरत हैं, जब आप बीए फाइनल कर लेंगे, एमए कर लेंगे, या अगर आपने किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी आपने की हो तो उसमें रिटर्न टेस्ट होने के बाद आपको दो विभिन्न विधाओं से भी गुजरना पड़ सकता है। एक आपका इंटरव्यू होता है और दूसरा आपका होता है ग्रुप डिस्कशन। इन दोनों ही चीजों में एक विद्यार्थी की जो संप्रेषण कला है उसी को देखा जाता है कि कितना निपुण है अपनी बात को सही तरीके से प्रेजेंट करने में। तो आप इस कोटेशन से और आपको आशय स्पष्ट हो गया कि जिस व्यक्ति के पास ये कला है निश्चित रूप से वो व्यक्ति इफेक्टिव कहलाएगा। लोग उससे मिलना जुलना चाहेंगे, लोग उसकी बात को सुनना चाहेंगे, लोग उसको पसंद करेंगे। ये सारी चीजें एक कम्युनिकेशन स्किल वाले पर्सन में होती है। अब प्रश्न उठता है कि कम्युनिकेशन स्किल होती क्या है। इसके पहले फिर एक बात कि सही समय पर सही तरीके से सही बात की अभिव्यक्ति अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से यही आपकी संप्रेषण कला है। संदेश वाहन उन सब क्रियाओं का योग है जिनको एक व्यक्ति अपने विचारधारा को दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क में पहुंचाने के लिए या उसे समझाने के लिए अपनाता है। इसके अंतर्गत कहने, सुनने तथा समझाने की व्यवस्थित एवं निरंतर क्रियाओं का समावेश होता है। ये देखिए परिभाषा अपने आप में पूर्ण है। एक एक लाइन का आप आशय समझे कि इसमें वे सारी क्रियाएं आती है जिनके माध्यम से एक व्यक्ति अपने विचार किसी दूसरे व्यक्ति को तक पहुंचाता है। अब प्रश्न उठता है कि विचारधारा कैसे पहुंचाएगा। तो इसके कई माध्यम है जिसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। तो कोई ना कोई एक माध्यम
एक मीडियम के माध्यम से वो क्या करता है, अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। अब इसमें न केवल बोलने की बात आती है बल्कि सुनना भी इसमें शामिल है कि जिसके लिए बोला जा रहा है, जिसके लिए संदेश दिया जा रहा है, वो उसको कितना अच्छे तरीके से सुनता है, समझता है, और ये सारी की सारी प्रक्रिया कम्युनिकेशन के अंतर्गत आपकी इन्वॉल्व है, शामिल है। अब ये चीज आप देखें, इससे आपको पूरा आशय स्पष्ट होगा कि संप्रेषण की प्रोसेस में होता क्या है। तो देखिए, संप्रेषण की जो प्रोसेस है आपकी, उसमें कुल मिलाकर हमारी 5 चीजें होती है। पहली आपका है, सबसे पहले हम देखेंगे कम्युनिकेटर। सबसे पहली चीज है, आप शायद देख नहीं पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे, पर वहां पे आपका संप्रेषण करता, मतलब ऐसा व्यक्ति जो अपनी बात को किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है, उसको अपन बोलते हैं कम्युनिकेटर। जैसे मैं आज आप लोगों के बीच में वर्चुअल क्लास के माध्यम से हूं, तो डेफिनेटली मैं कम्युनिकेटर के रूप में आपके बीच मौजूद हूं। मैं इस संप्रेषण वाला जो टॉपिक है, इस टॉपिक पे जो सिलेबस में दिया है, उस सिलेबस के जो महत्वपूर्ण बिंदु है, उन पर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। तो संप्रेषण में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमारा एक वह व्यक्ति हो जो संवाद करना चाहता है, जिसको हम बोलते हैं कम्युनिकेटर। तो पहला चीज होती है संप्रेषण में कि कम्युनिकेटर का होना नितांत आवश्यक है। यदि कम्युनिकेटर नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा संदेश, हम जो संप्रेषण प्रक्रिया उसको हम पूर्ण नहीं मान पाएंगे। दूसरी चीज है संदेश। अगर कम्युनिकेटर है और यदि उसके पास मैसेज नहीं है तो क्या होगा, उस व्यक्ति का कोई रोल नहीं होगा, वो क्या क्या बताएगा। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि संदेश भी होना आवश्यक है कि हम देना क्या चाहते हैं, हम किन चीजों पे चर्चा करना चाहते हैं, एक संदेश भी उसके पास हो। तो कम्युनिकेटर के बाद आता है कि जो वो कम्युनिकेट करना चाहता है उसके पास एक मैसेज भी हो। अब मैसेज अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। मैसेज का उद्देश्य होता है कि कहाँ हम किस चीज से किस बात को व्यक्त करते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर मैं मार्केटिंग में हूं तो मुझे कस्टमर से के लिए कोई संदेश देना हो सकता है। यदि मान लीजिए मैं किसी टीम में काम कर रहा हूं, सेल्स टीम में काम कर रहा हूं, तो मुझे अपने सेल्स टीम के व्यक्तियों को कोई संदेश देना हो सकता है। तो संदेश के अलग अलग उद्देश्य होते हैं और उसी उद्देश्य के आधार पर यह तय किया जाता है कि किस प्रकार का संदेश बनाया जाए, तैयार किया जाए। तीसरी चीज आती है कि कम्युनिकेटर भी आपके पास है, संदेश भी आपके पास है, पर दोनों चीज होने के साथ साथ ये आवश्यक है कि हम कोई ना कोई मीडियम का चयन करें जिसके माध्यम से हम वो बात उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जिसके लिए हमने उसको निर्धारित किया है। जैसे वर्चुअल क्लास के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मैं आज आप लोगों के बीच में चर्चा कर रहा हूं, आप भी मुझसे चर्चा करेंगे, तो ये आपका माध्यम हो गया। तो कोई ना कोई एक मीडियम होना बहुत आवश्यक है कि हम हमारे संदेश को किस माध्यम से उस व्यक्ति तक पहुंचाएंगे जिसके लिए हमने तैयार किया है। अभी तीनों चीज के साथ साथ मान लीजिए, अगर मैं आप देख रहा हूं कि अगर सारी क्लासेज 70-80 जितने भी हमारे कॉलेज इससे जुड़े हुए हैं, 100 कॉलेज जो भी जुड़े हुए हैं, यदि वहां पर हमारे स्टूडेंट ही नहीं हो तो मैं भी बैठा हूं, मैसेज भी मेरे पास है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, हमारे पूरे कैमरे भी तैयार है, सब चीज रेडी है, किंतु यदि रिसीवर नहीं होगा तो आप मान के चले कि हम वो मैसेज किसको पहुंचाएंगे। हमें जिस व्यक्ति तक मैसेज देना है उस व्यक्ति का भी इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। तो चौथी इंपॉर्टेंट चीज होती है संप्रेषण प्रक्रिया के अंतर्गत कि इसमें प्राप्तकर्ता हो, रिसीवर हो, जो उस मैसेज को सुने, समझे और आगे की जो प्रक्रिया होगी इसको अपन 5 नंबर पर डिस्कस करेंगे। जो संप्रेषण की सबसे लास्ट प्रक्रिया होती है जिसको अपन बोलते हैं फीडबैक। फीडबैक संप्रेषण की जान है, आप ये मान के चलें। कोई भी संप्रेषण तब तक पूर्ण नहीं हो सकता जब तक कि उस पर फीडबैक प्राप्त नहीं किया जाए, प्रतिपुष्टि। मतलब आपने उसको कितना ग्रहण किया, आपने उससे कितना सीखा, आपने उससे कौन सी चीज नहीं सीख पाए, इन सारी चीजों को जब तक आप किसी भी माध्यम से, जिस भी माध्यम का प्रयोग आपके लिए हुआ हो, उस माध्यम के माध्यम से यदि आप कम्युनिकेटर तक नहीं पहुंचाएंगे तो क्या होगा, कम्युनिकेटर यह नहीं समझ पाएगा कि आपको जो मैसेज दिया गया था उस मैसेज को आपने किस रूप में ग्रहण किया है। तो प्रतिपुष्टि को हम इंग्लिश वर्ड इसका फीडबैक बोलते हैं। प्रतिपुष्टि बहुत आवश्यक होती है और आपने कई बार क्लास में भी देखा होगा, हमारे कई विद्यार्थी कई प्रशिक्षण में भाग लेते होंगे, प्रशिक्षण के बाद भी आपसे फीडबैक लिया जाता है कि आपने इस पूरी वर्कशॉप में, पूरी कार्यशाला में क्या सीखा, क्या जाना। तो जो सीखा, जाना या जो कमियां थी या जो अच्छाइयां थी या जिस चीज पे आप और ज्यादा लेक्चर या मैसेज सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो ये सब चीजें आपकी फीडबैक के अंतर्गत आती है। तो ये 5 चीजें मिलकर संप्रेषण प्रक्रिया को पूर्ण बनाती है। आपने देख ही लिया होगा इन सारी चीजों को। आप इन चीजों को नोट अवश्य करें, यदि आपके पास नोटेड हो तो उसको जरूर पढ़ें, क्योंकि ये वे चीजें हैं, इन चीजों से हमारी बहुत सारी हम आगे की जो चर्चा होगी ये इसी पे डिपेंड करेगी। जैसे मैं आपसे बात बताना चाहता हूं इसी संदर्भ में कि कम्युनिकेशन को कहा गया 2 वे होता है। अब 2 वे क्यों होता है कम्युनिकेशन, आपने देखा फर्स्ट और फोर्थ। फर्स्ट पे आपका कम्युनिकेटर है और फोर्थ पे आपका रिसीवर है। प्राप्तकर्ता
या जो मैसेज देने वाला है वो मैसेज रिसीवर है, इन दोनों के बीच में सतत रूप से प्रोसेस संप्रेषण की प्रक्रिया चलती रहती है, इसलिए क्या बोलते हैं, इसको टू वे बोलते हैं। और इसमें कम से कम दो व्यक्तियों का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। दो व्यक्ति कौन हो सकता है, एक हो गया आपका जिसको जो मैसेज देने वाला है और दूसरा मैसेज प्राप्त करने वाला है। तो देखिए दो विशेषताएं आपको यहीं से स्पष्ट हो गई कि टू वे प्रोसेस है नंबर एक, और नंबर दो इसमें कम से कम एटलीस्ट 2% का जुड़ा होना नितांत आवश्यक है। यदि ये नहीं है तो संप्रेषण आपका नहीं हो सकता। और तीसरी एक विशेषता इससे स्पष्ट होती है कि जो भी हम संप्रेषण करना चाहते हैं उसका कोई ना कोई हमें माध्यम भी तय करना पड़ेगा कि हम लिखित में वो मैसेज देंगे या ओरल हम कहेंगे या हम साइन के माध्यम से, बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से, या ऐसे ध्वनि के साथ कोई संकेत हम देंगे। ये कई आपके माध्यम हो सकते हैं जिसकी चर्चा इसी इकाई में आपको करना है। आगे संक्षेप में उसकी भी चर्चा करेंगे। तो तीसरी विशेषता हो गई कि संप्रेषण के अंतर्गत किसी न किसी माध्यम का प्रयोग होता है, हम बगैर माध्यम के उसको हम नहीं पहुंचा सकते। और एक संप्रेषण की जो लास्ट आपने देखी प्रतिपुष्टि कि फीडबैक इसमें नितांत आवश्यक है, बगैर फीडबैक के आपका काम नहीं चलता। तो आप यदि संप्रेषण प्रक्रिया के इन 5 तत्वों को यदि ठीक तरीके से समझ लेंगे तो मैं समझता हूं कि आगे की जो प्रोसेस है आपकी, आगे इस चैप्टर के अंदर जो कुछ आपको पढ़ना है वो आपका काम आसान हो जाएगा। तो आप इन 5 तत्वों पर विशेष ध्यान दें। अब आता है कि व्यावसायिक संप्रेषण क्यों किया जाता है, इसके क्या ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस यूनिट के अंतर्गत, आप इस चीज को सीरियसली लें। सारी चीजें आसान है, कोई विशेष बात नहीं है। जो चीज हमने ऊपर देखी है उसी में कहीं ना कहीं हमने इन्हीं चीजों को आगे बढ़ाया है। सबसे पहली चीज है इसमें कि व्यावसायिक संप्रेषण किया क्यों जाता है। तो व्यावसायिक संप्रेषण का पहला महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि सही सूचनाओं तथा संदेशों का सही व्यक्ति तक प्रेषण किया जाना। व्यवसाय में हम देखते हैं हमें रोज कोई ना कोई नई इंफॉर्मेशन मिलती है, रोज हमें फीडबैक मिलता है, कस्टमर से फीडबैक मिलता है, हमारी टीम से फीडबैक मिलता है। ये सारी सूचनाएं प्राप्त करने का जो तरीका होता है वो आपका जो प्राप्त हम करते हैं वो व्यावसायिक संप्रेषण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अब आप यहाँ आपके हमने प्रश्न होगा कि सूचनाएं किस प्रकार से दी जाती है। तो आप देखिए सूचना देने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे, आपने शायद पढ़ा भी होगा, कुछ विद्यार्थी ने अगर इस इकाई का अध्ययन किया होगा तो आपने देखा होगा कि एक होता है डाउनवर्ड। डाउनवर्ड का मतलब होता है यदि अपने उच्च अधिकारी अपने सहायक अधिकारियों को कोई संदेश देते हैं तो उसको अपन डाउनवर्ड बोलते हैं, ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर। क्यों? क्योंकि हमारा जो अधिकारी है मेन, जो जैसे जनरल मैनेजर है, उससे अपने मैनेजर को कोई संदेश दिया तो एक आपका ये भी संदेश का तरीका आपका हो गया। इस हिसाब से भी ये भी डायरेक्शन आपका संप्रेषण का है। दूसरा होता है कि ऊपर नीचे से ऊपर की ओर, मतलब जो हमारे कर्मचारी है वे कर्मचारी भी कई बार क्या होते हैं अपने सुझाव, अपनी प्रॉब्लम्स, जो कुछ उन्होंने देखा है उन चीजों से अपने उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराते रहते हैं। इसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल। एक फॉर्मल संप्रेषण होता है जो उच्च अधिकारी से नीचे के अधिकारी तक जाता है, और ये आपका हो गया नीचे के अधिकारियों से अपने उच्च अधिकारियों को जो संप्रेषण होता है उसको अपन बोलते हैं इनफॉर्मल। इसके अलावा एक प्रकार का और आपका संप्रेषण होता है जिसको हम बोलते हैं समतल। मतलब क्या होता है कि एक जैसे व्यक्तियों के बीच में, जो व्यक्ति एक जैसे हैं, एक केडर के व्यक्ति हैं, उनके बीच में जो संप्रेषण होता है उसको अपन बोलते हैं समतल, आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। तो ये सूचनाएं आपकी इस प्रकार के माध्यम से पहुंचती है। अब मैं आपको तीनों के एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए आपका जो एमडी है, यदि वो अपने सहायक जितने सुपरवाइजर है, मैनेजर से यदि उनको कोई संदेश देना चाहता है तो वो आपका हो जाएगा ऊपर से नीचे की ओर। और यदि मान लीजिए नीचे के कर्मचारी अपने सुपरवाइजर को यदि कोई संदेश देना चाहते हैं तो आपका हो जाएगा नीचे से ऊपर की ओर, जिसको अपन बोलते हैं अपवर्ड वाला। और इसके बाद एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल, जिसमें क्या होता है एक ही केडर के व्यक्ति, जैसे मान लीजिए क्रय मैनेजर है, यदि वो क्रय मैनेजर विक्रय मैनेजर के साथ कोई संदेश संप्रेषण करता है, या क्रय मैनेजर फाइनेंस के मैनेजर से कोई संप्रेषण करता है, या वित्त वाला उत्पादन का जो मैनेजर है उससे कोई यदि संप्रेषण करता है, मतलब एक ही केडर के व्यक्तियों के बीच में जो संप्रेषण होता है उसको अपन बोलते हैं समतल आपका संप्रेषण। तो सही सूचनाएं और संदेश को पहुंचाने के ये तरीके हैं, इनमें से कोई भी तरीके से हमारा संदेश एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है। दूसरा संप्रेषण का जो आपका उद्देश्य है वो है आपका क्रियाओं में समन्वय। आपने देखा होगा एक बड़ी इंडस्ट्री में अनेक विभाग होते हैं, प्रत्येक विभाग में जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तब तक व्यवसायी ने जो लक्ष्य तय किए हैं उन लक्ष्यों को प्राप्त करना संभव नहीं है। यदि आपस में एक दूसरे व्यक्ति का संपर्क ही नहीं होगा तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए क्रय विभाग है और आपका विक्रय विभाग है, दोनों में आपस में कोई समन्वय नहीं है, तो क्या होगा, क्रय विभाग वाला रॉ मटेरियल परचेस करता चला जाएगा, जबकि पता चलता है कि सेल्स विभाग ने सूचना नहीं दी क्रय विभाग को, उसके बाद पहले से ही क्लोजिंग स्टॉक काफी पड़ा हुआ है।
अगर इस प्रकार का अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो क्या होगा, अनावश्यक रूप से हमारा निर्मित माल संस्था में पड़ा रहेगा। और जब ये सब चीज होगी तो आप समझते होंगे इससे कितना बड़ा पूंजी का हमारा जो हमने पूंजी लगा रखी, वो पूंजी हमारी एक प्रकार की वजह स्टॉक में ही लगी रहेगी, मार्केट में वस्तु पहुंच ही नहीं पाएगी क्योंकि पहले से और स्टॉक है हमारे पास। तो निश्चित रूप से एक व्यवसाय में जितने भी आपके विभाग हैं उन सारे विभागों में समन्वय करने के लिए संप्रेषण नितांत आवश्यक है। मैं आपसे ही कहना चाहता हूं, हम भी समन्वय के साथ चलते हैं। जब आप भी हमारे कोई विद्यार्थी अगर होंगे, अगर उनको एक पास यदि रहते होंगे तो वो भी आपस में कोऑर्डिनेशन करते, कल हमें इतनी बजे यहाँ चलना है, कल में हम इसके साथ यहाँ चलेंगे, वो भी आपस में इस प्रकार का कहीं ना कहीं संप्रेषण करते हैं। तो जब यहाँ पे संप्रेषण होता है तो एक तो आपका व्यवसाय है, वहां पर हमारा उद्देश्य लाभ कमाना है, ग्राहकों को वस्तु बेचते हुए हमें लाभ भी कमाना है। लाभ कमाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम सारी क्रियाओं में समन्वय रखें ताकि हम जो लक्ष्य हमने तय किया है वो लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकें। अगली और इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर मुझे अच्छे ह्यूमन रिलेशन मेंटेन करना है, मधुर मानवीय और औद्योगिक संबंध का यदि निर्माण करना है तो संप्रेषण बहुत आवश्यक है आज के इस समय में, क्योंकि वो जमाना बीत चुका है जब हम कोई भी वस्तु बनाते थे और आसानी से बिक जाया करती थी। आज हमें उसी वस्तु को बेचने के लिए कई प्रकार के चैनल्स का सहारा लेना पड़ता है, कई ऐसे माध्यमों का चयन करना पड़ता है जिसके माध्यम से हम उस वस्तु को व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। तो ये तो एक व्यक्ति वाली बात हो गई, ग्राहक वाली बात हो गई। इसके साथ साथ एक व्यवसाय से कई, आज की तारीख में आप पढ़ते होंगे, जानते होंगे, एक व्यवसाय की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी काफी बढ़ चुकी है। सामाजिक दायित्व भी उसका होता है, ग्राहकों के प्रति उसका दायित्व होता है, आपूर्तिकर्ता उसके प्रति उसका दायित्व होता है, जिसने फाइनेंस किया उसके प्रति उसका एक दायित्व बनता है। तो ये सारे दायित्वों का निर्वहन तभी हो सकता है जबकि एक प्रॉपर इन सारे लोगों के बीच में संप्रेषण हो। तो संप्रेषण के माध्यम से हम न केवल बाहरी बल्कि संस्था के अंदर भी हम अच्छे संबंध मेंटेन कर सकते हैं। यदि हम कर्मचारी की बात को सुनते हैं, उनकी बातों को लगता है कि उनकी बातों में हमें हमारी पॉलिसी में कुछ परिवर्तन करना चाहिए, या वो जो फीडबैक हमें दे रहे हैं यदि उस फीडबैक के आधार पर यदि काम किया जाए तो और हमारा लक्ष्य प्राप्त करने में हमारी आसानी होगी। तो अगर हम इन चीजों को इम्प्लीमेंट यदि करते हैं तो कर्मचारी भी समझता है कि मैं जो बात बताता हूं या मैंने जो कुछ देखा है उन बातों को मेरा प्रबंधन, मेरे जो अधिकारी हैं उसको निश्चित रूप से महत्व देते हैं और उसके अनुरूप अपनी पॉलिसी में परिवर्तन भी करते हैं। यदि ये चीज भी यदि होती है तो निश्चित रूप से इससे अच्छे औद्योगिक संबंध का निर्माण होता है। और ये तभी संभव है जबकि हमारा संप्रेषण सतत रूप से बना रहे, क्योंकि संप्रेषण में कहा गया है कि संप्रेषण कंटिन्यूस चलने वाली प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि आज व्यवसाय शुरू किया तो कल आपका संप्रेषण समाप्त हो जाएगा। यदि सतत रूप से यदि संप्रेषण हमारा इन लोगों के बीच में बना रहेगा तो आप मान के चलना कि संस्था में अच्छे मानवीय और औद्योगिक संबंध आपके निर्मित होंगे। नेक्स्ट है प्रबंधकीय कौशल का विकास। देखिए, प्रबंधकीय कौशल का विकास कैसे होता है। एक भले कोई नया एक व्यक्ति मैनेजर बना है, अब अगर वो चाहता है कि मैं अपनी स्किल को और डेवलप करूं तो उसकी स्किल डेवलप होगी तमाम प्रकार के व्यक्तियों से संप्रेषण करने से। क्यों? उसको जब सभी अपने व्यवसाय से जुड़े हुए सारे व्यक्तियों से जब वो संप्रेषण करेगा तो उसे कुछ नए आइडियाज मिलेंगे। अपनी व्यवसाय की जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को कितना रिस्पांस मिल रहा है इसके बारे में उसको जानकारी मिलेगी, कहाँ कमियां हैं, कहाँ समस्याएं हैं, इन सारी चीजों को जान सकता है वो कम्युनिकेशन के माध्यम से। तो यदि एक संस्था में, एक व्यवसाय में लगातार यदि संप्रेषण बना रहता है तो हमारे जो प्रबंध की जो टीम है वो टीम में क्या होता है, कौशल का आपका विकास होता है। ठीक इसी प्रकार से हमारी जो भी पॉलिसी हमने बना रखी व्यवसाय के लिए, अब इसके लिए कोई आपको बड़ा सिंपल सी चीज है कि हम, अगर आप इंडस्ट्री के मालिक हैं और आपने अगर कोई पॉलिसी बना रखी है तो केवल पॉलिसी बनाने से काम नहीं चलता, उसका इम्प्लीमेंटेशन जरूरी होता है। और उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें वह नीतियां उन व्यक्तियों तक पहुंचाना होती है जिसके माध्यम से हम उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो नीतियां जो आपने बना रखी है उसको लागू कराने के लिए मैंने किसी न किसी प्रकार का संप्रेषण जरूर करना होता है, चाहे वो आपका मौखिक संप्रेषण हो, चाहे आपका रिटर्न संप्रेषण हो। हमें निश्चित रूप से किसी न किसी एक संप्रेषण के तरीके का सहारा लेना ही पड़ता है। अपन आगे चर्चा करेंगे कि नीतियों में हम किस प्रकार के संप्रेषण का महत्व आपका आगे होगा। नेक्स्ट बात है परिवर्तनों को लागू करना। आज आप देख रहे हैं कि मार्केट की परिस्थितियां बड़ी तेजी से बदल रही है, बहुत तेजी से, क्योंकि आप कहा गया ई कॉमर्स का जमाना है। आप चूंकि आर्ट्स के विद्यार्थी हैं, आप भी पढ़ते होंगे, ई कॉमर्स का जमाना, इलेक्ट्रॉनिक। आज की तारीख में कोई व्यक्ति बड़े बड़े नगरों में जिनके पास इंटरनेट फैसिलिटी है वो क्या कर रहे हैं, आज की तारीख में मार्केट में वस्तु खरीदने के लिए नहीं जाते हैं, वो इंटरनेट के माध्यम से वस्तु को पसंद करते हैं, चूज करते हैं और उसके आधार पर प्लास्टिक मनी के माध्यम से
बैंक एटीएम वगैरह क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट भी कर देते हैं। तो क्या होता है आज की तारीख में क्या हो गया कि मार्केट में बड़े तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। अब इन परिवर्तनों के बारे में अगर मुझे अपने सारे कर्मचारियों को जानकारी देना है तो जानकारी देने का माध्यम केवल और केवल आपका संप्रेषण ही हो सकता है। तो यदि हमने कोई पॉलिसी बदली है, कोई हमारा पॉलिसी मैटर चेंज हुआ है, तो उसको लागू कराने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, संप्रेषण निश्चित रूप से करना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से अगर मुझे क्विक डिसीजन लेना है और उसका क्रियान्वयन भी करना है, उसको फॉलो भी करना है, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे संप्रेषण निश्चित रूप से करना पड़ेगा। अब से निर्णय का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए सभी मैनेजर से मिलकर मुझे कोई बात तय करना है, कोई पॉलिसी तय करना है, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो व्यवसाय का मालिक है या जो उसका एमडी है, वो सारे प्रबंधकों से तत्काल चर्चा करके कोई ना कोई निर्णय पे तत्काल पहुंचते हैं। और कई बार हम देखते हैं कि इस प्रकार के निर्णय होते भी हैं कि मीटिंग हुई और तत्काल 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के बाद सारे हमारे डिसीजन आ जाते हैं और उन डिसीजन को हम सर्कुलेट भी कर देते हैं। तो अगर मुझे शीघ्र निर्णय करना है और न केवल निर्णय करना है, उन निर्णयों का क्रियान्वयन भी करना है, तो मुझे निश्चित रूप से संप्रेषण का सहारा लेना ही पड़ेगा, बगैर इसके काम चलने वाला नहीं है। और लास्ट है अच्छे सुझाव और विचार प्राप्ति का आधार। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। आपने कई जगह देखा होगा, कई बार सुझाव पुस्तिकाएं रहती है, कहीं सुझाव के बॉक्स लगे होते हैं, कहीं पे आपको विचार लिखने के लिए कहा जाता है। इन सब चीजों से क्या होता है कि जब कोई अच्छे सुझाव आते हैं, विचार आते हैं, और यदि उनको यदि हम लागू करते हैं तो क्या होता है, उससे हमारे जो हमने ऑब्जेक्ट तय कर रखा है उस उद्देश्य की प्राप्ति में आसानी हो जाती है। तो यदि मैं चाहता हूं कि व्यवसाय में मुझे अच्छे सुझाव प्राप्त हों, या आप अगर इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाहते हैं, आप एंटरप्रेन्योर बने और आप चाहते हैं कि आपके अच्छे सजेशन आपको मिले, अच्छे आइडियाज आपको मिले, तो ये अच्छे आइडियाज, अच्छे सजेशन आपको संप्रेषण के माध्यम से ही मिल सकते हैं। क्योंकि संप्रेषण के अंतर्गत नीति लागू कराना, कर्मचारियों के सुझाव प्राप्त करना, उनकी समस्याओं को जानना, उनको मोटिवेट करना, उनको एजुकेट करना, ये सारी चीजें सतत रूप से चलती रहती है। तो उसी का एक हिस्सा आपका ये कि अगर मैं चाहता हूं कि मुझे अच्छे सजेशन मिले, मेरी जो आपकी वर्किंग जो प्रोडक्शन का स्टाइल है वो मेरा बहुत अच्छा बने, मेरी मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग का मेरा जो नीति बहुत अच्छी बने, तो इसके लिए क्या करना होता है कि एक बड़ी संस्था, जो ऐसी संस्था जो संप्रेषण को यदि अपनाती है, तो उनको निरंतर अच्छे सुझाव और अच्छे विचार प्राप्त होते हैं और उन्हीं प्राप्ति के आधार पर वो समय समय पर अपनी पॉलिसी में बदलाव भी करते हैं। तो ये थे आपके व्यावसायिक संप्रेषण के ऑब्जेक्ट। अब देखिए, ये जितने भी आपने ऑब्जेक्ट पढ़े, हर संप्रेषण का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। बगैर ऑब्जेक्ट के कोई आपका संप्रेषण नहीं होता। हर समय हमारा उद्देश्य बदल सकता है, नीति लागू करने का हमारा उद्देश्य अलग हो सकता है, मार्केट में किसी नई वस्तु को उतारना है, नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, उसके लिए हमारा अलग ऑब्जेक्ट हो सकता है। ऑब्जेक्ट आपका जो भी हो, अल्टीमेटली उस ऑब्जेक्ट की पूर्ति करने के लिए एक व्यवसायी को निरंतर संप्रेषण को में लाना होता है। इसके बगैर काम नहीं चल सकता। और किसी ने ठीक भी कहा है, एक बड़ा अच्छा कोटेशन कहा है, यदि आपके घर में बहुत अच्छा फ्रिज है, टीवी है, एसी लगा हुआ है, किंतु बिजली है किंतु बिजली का सप्लाई नहीं है, बिजली बंद है आपकी, क्या होगा, आपका कोई भी आपका इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करेगा। ठीक वही बात आपकी व्यवसाय में, आपके पास सब कुछ है, रॉ मटेरियल आपके पास है, मशीन आपके पास है, पैसा आपके पास है, सब कुछ है, किंतु यदि आपके पास प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है तो क्या होगा, आप इन सारी चीजों में एक ठीक प्रकार का समन्वय नहीं कर पाएंगे। और जब समन्वय नहीं होगा तो आप मान के चलना कि हमारे लक्ष्य को, हमारे उद्देश्य को जो हमने तय कर रखा है उसको प्राप्त करना संभव नहीं है। तो इस प्रकार से आप व्यावसायिक संप्रेषण के उद्देश्य को स्पष्ट कर सकते हैं। इससे न केवल उद्देश्य स्पष्ट हुए, बल्कि आप अगर ये प्रश्न इस रूप में पूछा जाए कि व्यावसायिक संप्रेषण का महत्व क्या है, तो हम इसको महत्व के रूप में बता सकते हैं कि ये सारी चीजें अगर हम करते हैं तो हमें इस प्रकार के एडवांटेज प्राप्त होते हैं। तो ये थे आपके व्यावसायिक संप्रेषण के उद्देश्य। अब बारी आती है आपको, आपने देखा होगा सिलेबस के अंतर्गत ही दिया हुआ है कि आपको वर्बल और नॉन वर्बल 2 प्रकार के कम्युनिकेशन आपको पढ़ना है। अब ये 2 प्रकार के जो कम्युनिकेशन है आपके, शाब्दिक संप्रेषण, वर्बल, अब देखिए बिल्कुल नाम से स्पष्ट है, हम शब्दों के माध्यम से जो चीज व्यक्त करते हैं वो आपका वर्बल आपका कम्युनिकेशन हो गया। और देखिए मानव की एक वो है कि हम जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर हम क्या करते हैं, संप्रेषण करते हैं, शाब्दिक संप्रेषण करते हैं। ये सबसे बड़ी विशेषता है एक मानव की। यही कारण है कि प्राणियों में मानव को श्रेष्ठतम स्थान प्राप्त है, क्योंकि अन्य प्राणी केवल ध्वनि और इशारे पर आश्रित होते हैं। आप देखिए हमारे वातावरण में कई ऐसे प्राणी मिलेंगे जो ध्वनि और इशारे पर आश्रित हैं, वो उसी के आधार से हमसे कम्युनिकेट करते हैं। परंतु मानव एकमात्र एक ऐसा व्यक्ति होता है जो शब्दों के माध्यम से अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाता है।
तो वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये दो पार्ट आपको पढ़ना है। इस इकाई के सिलेबस में बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिया है कि वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है क्या, इनके क्या गुण दोष हो सकते हैं और कब इसे हम इम्प्लीमेंट, कब इन्हें हमें अपनाना चाहिए। ये चीजें आपको संक्षेप में पढ़ना है, क्योंकि एक इकाई का पार्ट है। आगे की क्लास में हो सकता है कि आपको नेक्स्ट ईयर जब आपका एंटरप्रेन्योरशिप का जो सेकंड पार्ट होगा उसमें आपको उसको डिटेल से भी पढ़ने को मिलेगा। अब इसमें पहला है आपका मौखिक संप्रेषण और दूसरा है आपका लिखित संप्रेषण, ओरल कम्युनिकेशन, और दूसरा है आपका रिटर्न कम्युनिकेशन। ये कोई विशेष बात है नहीं, आप इसको नोट कर लें। इसको एक्सप्लेन करने में भी कोई ज्यादा समस्या आपकी नहीं होगी, क्योंकि मौखिक संप्रेषण नाम से स्पष्ट है किसको हम मौखिक कहेंगे। फिर भी आप देखिए, मौखिक संप्रेषण का मतलब होता है जब कोई सूचना एवं संवाद उच्चारण कर, मौखिक उच्चारण कर प्रेषित किए जाएं तो इसे मौखिक संप्रेषण कहते हैं। जैसे मैं आपसे जो चर्चा कर रहा हूँ, ये आपको मौखिक उच्चारण आपके सामने है। कोई राइटिंग में तो इसलिए कि आप थोड़ा सा हेल्प मिल रही है आपको कि आप इन चीजों को नोट कर लें, मुझे भी थोड़ी सी आसानी होती कि मुझे किस सीक्वेंस में आपसे चर्चा करना है। बाकी अल्टीमेटली हम उच्चारण के माध्यम से ही, मौखिक उच्चारण के माध्यम से ही आपके बीच संवाद कर रहे हैं। तो मौखिक संप्रेषण का मतलब हो गया जब कोई सूचना मौखिक उच्चारण के माध्यम से प्रेषित की जाए तो वो आपका मौखिक संप्रेषण हो जाएगा। और जब कोई संदेश, आप संदेश का शकर का पढ़ें, फॉन्ट बदल गया है, जब संदेश लिखित रूप में प्रेषित किया जाए तो इसे लिखित संप्रेषण कहते हैं। अब इसका भी आपको कई फॉर्म होता है। अभी आपके यहाँ सीसी हुआ होगा, सीसी में आपको हो सकता है कोई क्वेश्चन दिया हो और क्वेश्चन से आपसे राइटिंग में आपसे उसका जवाब मांगा गया हो, तो आपने राइटिंग में उस चीज को एक्सप्लेन किया होगा। जब परीक्षा आप देते हैं तो आपको क्वेश्चन पेपर आता है, क्वेश्चन पेपर में आप ऐसा नहीं कि ओरली आप हमें बता देंगे सर हमने ये प्रश्न का उत्तर है, ठीक है इस पर मार्क्स दे दीजिए। वहाँ आपको राइटिंग में आपसे संदेश मांगा जाता है। तो आपका वो हो गया कि रिटर्न चीज, हर चीज लिखित में दी जाती है, लिखित प्रस्तुत की जाती है, इसे हम लिखित संप्रेषण कहते हैं। और व्यवसाय में लिखित संप्रेषण भी किया जाता है। आगे अपन चर्चा करेंगे कि कहाँ पर लिखित संप्रेषण हमें करना पड़ता है। अब देखिए, मौखिक संप्रेषण के क्या मेरिट्स हो सकते हैं, ओरल कम्युनिकेशन में कौन कौन से आपके गुण होते हैं, हम थोड़ा सा इनको देख लें। पहली चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट, शीघ्रतम माध्यम, क्विकली। अगर मुझे कोई चीज बड़े क्विक तरीके से, तत्काल यदि कोई चीज मुझे किसी तक पहुंचाना है तो मौखिक संप्रेषण उसका सबसे बढ़िया माध्यम है। जैसे आपके यहाँ भी क्या होता होगा, आप क्लास में और कोई अगर आपके पास सूचना है कि आपको कल क्या होगा, या कल कोई कंपटीशन हो रहा है, या यूथ फेस्टिवल है, तत्काल आपको जानकारी देना है, तो हमारे एक ओरली आपको बढ़ के बता दिया था कि कल इस समय ये कंपटीशन होगा, आप इस कंपटीशन जिसको भाग लेना हो वो अपने नाम नोट कराए, तत्काल आपका कम्युनिकेशन आपका हो गया। तो ये चीज हो गई कि अगर मुझे कोई तत्काल यदि कोई मैसेज किसी को देना है तो ये आपका मौखिक संप्रेषण सबसे उपयुक्त माध्यम है। आप मोबाइल फोन का प्रयोग करते हैं, तत्काल आपका मैसेज एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया कि हम तत्काल क्विक तरीके से क्या कर सकते हैं, मौखिक संप्रेषण के माध्यम से अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। दूसरी चीज इफेक्टिव, हम इसको प्रभावपूर्ण बना सकते हैं। अब देखिए, निर्भर करता है उसकी शैली पर, जो आपका कम्युनिकेटर है वो किस तरीके से अपनी चीजों को प्रस्तुत करता है। यदि वो इफेक्टिव तरीके से कोई चीज यदि प्रस्तुत करता है तो निश्चित रूप से क्या होता है, उस व्यक्ति का, सामने वाले व्यक्ति पर उसका अच्छा प्रभाव होता है। वो अच्छे तरीके से उस चीजों को न केवल सुनता है, समझता है, बल्कि अपना फीडबैक भी देता है। तो ओरल कम्युनिकेशन में क्या होता है, हम इसे प्रभावपूर्ण बना सकते हैं यदि हमने सारी उन चीजों को समाहित कर लिया है, यदि हमने हमारे ऑडियंस की नेचर को देखते हुए, उनके भाषा के, उनके स्तर को देखते हुए, उनके शिक्षा के स्तर को, उनके एज फैक्टर को, इन सारी चीजों को देखते हुए यदि हमने कोई मैसेज तैयार किया है और वो यदि हमने ओरली किसी को प्रस्तुत किया है तो हमारा इफेक्टिव हो सकता है, यदि हमने सारी चीजों को ध्यान में रखा हो तो। नेक्स्ट है तत्काल फीडबैक। इसमें क्विक हमें फीडबैक भी मिलता है। अब देखिए, क्लास में जब आप क्लास में आपके बीच में होते हैं, हमारे जो साथी लोग हैं, जब 40 मिनट आपसे चर्चा करते होंगे तो कई बार क्या होता है कि कोई प्रश्न आपको बताया, जैसे मैं आपसे कोई चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आपको कोई चीज समझ में नहीं आती तो आप तत्काल मुझसे पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये चीज क्लियर नहीं है, या मुझे इसमें और एग्जाम्पल देके बताइए कि किस प्रकार से हम इस चीज को व्यक्त कर सकते हैं, या मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है, या इस चीज को हम समझते हैं, आप सर आगे की चर्चा कर लीजिए। तो क्या होता है, ये सारी चीजें होती है मौखिक संप्रेषण के अंतर्गत। जो ओरल कम्युनिकेशन के अंतर्गत हमें क्या होता है, क्विक हमें फीडबैक भी मिलना शुरू हो जाता है। और नेक्स्ट बात है आपकी गोपनीयता। अब गोपनीयता मतलब समझिए कि मैं आपसे बोल रहा हूँ तो ये चीज गोपनीय है। एक व्यवसाय की मैं आपको बात करूं, मान लीजिए कोई पॉलिसी तय करना है, अब पॉलिसी जब तक तय नहीं होती है तब तक हम से किसी सामने वाले हमारे कर्मचारी तक हम उसको लीक नहीं करते हैं। तो मान लीजिए आपको कोई पॉलिसी तय करना है, अब पॉलिसी तय करने के लिए हमारे एमडी ने कहा, जो हमारा व्यवसाय का एमडी, उसने कहा हम हमारे अंडर में जो 4 मैनेजर हैं या 4 जो आपके डिप्टी मैनेजर हैं उनको बुलाकर उनके साथ हम टॉक करेंगे, चर्चा करेंगे, उसके आधार पर जो निर्णय होगा उसके आधार पर हम पॉलिसी तय करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, हमें पॉलिसी तय करने में केवल 4 या 5 लोगों को इन्वॉल्व करना है।
अब 4 या 5 लोगों को मुझे इन्वॉल्व करना है, तो वहां पर क्या होगा, मौखिक संप्रेषण ही किया जाता है। तो मौखिक संप्रेषण में एक चीज है कि इसमें गोपनीयता भी बनी रहती है। नेक्स्ट है असामान्य परिस्थितियों में अधिक उपयोगी। मान ली कोई ऐसी कोई घटना घट जाए जिसके बारे में तत्काल आपको मुझे मैसेज देना है, तो तत्काल अगर मुझे कोई मैसेज देना तो उसके लिए आपका ओरल माध्यम ही सबसे उपयुक्त तो हो सकता है। वहां पे कोई दूसरा तरीका आपका हम अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे अब असामान्य परिस्थिति आपके सामने क्या हो सकती है, अगर आप इसके बारे में सोचें, मान लीजिए कोई बिल्डिंग में आप बैठे हैं और बिल्डिंग में कोई आकस्मिक तरीके से कोई घटना घट जाती है, मान ली शॉर्ट सर्किट हो जाता है, आग लग जाती है। अब तत्काल मैसेज कैसे दिया जाए? अब हमको ऐसा तो नहीं कि लिखित में पत्र बना के सारे रूमों में भेजा जाए कि साहब इसको हम पढ़ के सुना रहे हैं, तत्काल हम जाके या इस टाइप से हम लोगों को सचेत करते हैं कि भैया ये चीज आपको करना है, यहाँ से आप बाहर आ जाइए, यहाँ ऐसा होने वाला है, जो भी परिस्थिति आपकी। तो असामान्य परिस्थिति यदि कोई बनती है तो असामान्य परिस्थिति में हमें क्या होता है, तत्काल यदि कोई निर्णय करना है तो हमें मौखिक संप्रेषण को ही अप्लाई करना पड़ता है। कई बार आप अपने संस्थान में देखते, कॉलेज में तत्काल कोई मीटिंग कॉल करने की आवश्यकता पड़ जाती है, कोई तत्काल डिसीजन लेने की आवश्यकता है। अब तत्काल यदि निर्णय लेना है तो तत्काल जो लोग हमारे हैं उनसे ओरली हम कम्युनिकेट करके हम तत्काल कोई निर्णय पे पहुंच जाते हैं। तो ये चीजें होती है। तो असामान्य परिस्थिति यदि कोई निर्मित होती है तो असामान्य परिस्थिति में हमें ओरल कम्युनिकेशन को ही अपनाना पड़ता है। और अगला है कि इससे प्रेरणा तथा नियंत्रण दोनों हम अप्लाई कर सकते हैं इसके माध्यम से। प्रेरणा कैसे? अगर मैं आपसे कोई चीज बोल रहा हूं तो मैं आपको अभिप्रेरित कर सकता हूं कि आप भी कुछ बोले, मैं मोटिवेट कर सकता हूं आपको कि आपके क्वेश्चंस होंगे, मैं जो कुछ बोल रहा हूं आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा और आपसे मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, आप भी मुझसे पूछेंगे। ये चीज होती है, तो इससे मोटिवेशन मिलता है, प्रेरणा मिलती है। और वह बात आपकी जब कर्मचारियों से हम लगातार, एक संस्था की मैं बात करता हूँ, व्यवसाय की बात करता हूँ, यदि हम व्यवसाय में लगातार फीडबैक प्राप्त करते हैं हमारे कर्मचारियों से ओरली, जब भी उनसे मिलता है एक हमारा मैनेजर सुपरवाइजर और एक कर्मचारी चर्चा करता है तो उससे मोटिवेशन उनको मिलता है। हम मौखिक संप्रेषण के माध्यम से कंट्रोल भी कर सकते हैं, कंट्रोल होता भी है। आप स्वयं देखते हैं क्लासरूम में कंट्रोल करने का तरीका हमारा ये होता है, हमारे जो साथी होते हैं वो ओरली कंट्रोल करते हैं अपने क्लास को और अपने लेक्चर को इफेक्टिव बनाते हुए अधिक प्रभावी बना सकते हैं काय के माध्यम से, मौखिक संप्रेषण के माध्यम से, अपनी स्वयं की कम्युनिकेशन स्किल के माध्यम से। तो ये वे गुण मेरिट्स हैं जो एक ओरल कम्युनिकेशन में पाए जाते हैं। देखिए इसके जो आपके गुण होते हैं ओरल कम्युनिकेशन, यदि आपने इनको ठीक तरीके से समझ लिया तो आप देखेंगे रिटर्न कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं ये चीजें दोष में आपकी आएगी कि इसके मेरिट्स नहीं है। जैसे इसके क्या हो सकते हैं, आपके लिमिटेशंस क्या हो सकती है आपकी ओरल कम्युनिकेशन की, और ये जो इसकी लिमिटेशंस है ये डेफिनेटली मेरिट्स किसके बन जाएंगे, आपके रिटर्न कम्युनिकेशन के। जैसे नंबर 1 सीमित क्षेत्र। अब जैसे मान लीजिए मुझे 10, 20, 50, 100 लोगों को कोई मैसेज देना हो तो मैं ओरली मैसेज दे सकता हूँ। और अगर मुझे 2, 4, 6, 10,000 लोगों को यदि मैसेज देना हो एक साथ, तो इतने लंबे उसमें मैसेज अगर मैं दूंगा तो उसका इम्पैक्ट नहीं होगा। तो वहां क्या करना होता है, मुझे दूसरे संप्रेषण के माध्यम को अप्लाई करना पड़ता है। तो आप तो यहाँ पर यह समझें कि अगर हम मौखिक संप्रेषण को अपनाते हैं तो एक लिमिटेड दायरे में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ज्यादा बड़े एरिया में हम यदि हम इसको अप्लाई करेंगे तो इसके हमें वांछित परिणाम प्राप्त नहीं होते। नेक्स्ट है विस्तृत संप्रेषण की दशा में अनुपयुक्त। अगर मान लीजिए मुझे 10, 20, 50 पेज की कोई पॉलिसी आपको समझाना है, अब अगर मुझे कोई पॉलिसी आपको बताना है, मुझे पूरे साल का प्लान आपको समझाना है जो 25 पेज में मैंने बना के रखा है और मैं आपसे मौखिक रूप से उसको बोल के पढ़ के सुनाता हूँ, क्या होगा? अगर इस प्रकार का यदि संप्रेषण करेंगे तो ना आपका इन्वॉल्वमेंट होगा, आप आधी चीजें भूल जाएंगे। तो उस परिस्थिति में क्या होता है, यदि मुझे विस्तृत रूप से यदि किसी को कोई चीज बताना होती है तो वहां पर मौखिक संप्रेषण आपका काम नहीं करेगा। ये इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है। नेक्स्ट है वैधानिक मान्यता का अभाव। जब हम मौखिक रूप से कोई बात बोलते हैं तो उसका कोई प्रूफ नहीं होता लिखित रूप से। जब लिखित रूप से उसका कोई प्रूफ नहीं होता तो उससे कहीं भी वैधानिक मान्यता नहीं मिलती। तो वैधानिक मान्यता मिलने के लिए जरूरी है कि वो चीज आपकी रिटर्न में हो, राइटिंग में हो। इसीलिए क्या होता है, कोई पॉलिसी कोई कानून यदि होते हैं तो आपके राइटिंग में हो, तो इसलिए होते हैं ताकि उनको वैधानिक मान्यता प्राप्त हो जाए। परंतु अगर मैं मौखिक रूप से यदि कोई चर्चा करता हूं तो इस चीज को हम वैधानिक रूप से इसको मान्यता आपको मिलना देना संभव भी नहीं है। और नेक्स्ट है दीर्घकाल के लिए उपयोगी नहीं। मैं कहूं कि मैं आपको 10-20 पेज आज पढ़ के सुना दूं और ये आप 2 साल तक याद रखें, 1 साल तक याद रखें, संभव ही नहीं है।
अगर मुझे कोई चीज को लॉन्ग टर्म दीर्घकाल के लिए यदि उसको उपयोगी बनाना है तो मुझे वो चीज आपको लिखित राइटिंग में देना पड़ेगी। जैसे हमारी पॉलिसी पूरे साल की, अगर एक व्यवसायी ने अपनी पॉलिसी बना रखी है, सेल्स की पॉलिसी बना रखी है, मार्केटिंग क्रय विभाग की पॉलिसी बना रखी है, विक्रय विभाग की पॉलिसी बना रखी है, तो पॉलिसी हमें अगर हम मौखिक रूप से यदि उसको एक्सप्लेन करेंगे तो क्या होगा, लंबे समय तक वो व्यक्ति को याद नहीं रहेगी, लंबे समय तक उसका उपयोग नहीं कर पाएगा। और वही चीज उससे हमने प्रूफ के रूप में दे दी, राइटिंग में दे दी, तो वो दीर्घकाल में भी उसका उपयोग कर सकता है। तो ओरल कम्युनिकेशन का एक सबसे बड़ा लिमिटेशन ये है कि इसे हम लॉन्ग टर्म के लिए उपयोगी नहीं बना सकते। ये थे आपके मौखिक संप्रेषण की लिमिटेशन। अब आप देखिए लिखित संप्रेषण के मेरिट्स क्या हो सकते हैं। देखिए जल्दी अपन इसलिए कर रहे हैं, आप देख रहे हैं सितंबर का महीना आ चुका है, सेकंड इकाई पे भी हम चल रहे हैं। अभी सेकंड इकाई का एक पार्ट ही है, सेकंड पार्ट भी काफी बड़ा है और एंटरप्रेन्योरशिप में टॉपिक्स काफी हैं, इसलिए हम इन चीजों को समझ लें, जान लें। जो मोटे तौर पर अगर हमने इनको समझ लिया, घर जाके यदि आप इनको और पढ़ लेंगे, निश्चित रूप से हमारे साथी लोगों ने भी आपको, प्रोफेसर साथियों ने भी आपको पढ़ाया होगा, आपने कुछ लोगों ने हो सकता है कि इसके नोट्स भी तैयार कर लिए हो, और जो विद्यार्थी से छूट गए हो, नहीं आ पाए हो किसी कारण से उस दिन क्लास पर, तो वो नोट कर ले। बड़ा आसान है ये, पर आप क्विकली, क्योंकि परीक्षा में ज्यादा समय है नहीं, इसलिए आप थोड़ा जल्दी से करें और इन चीजों को पढ़ना शुरू करें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप अगले बार जब भी व्याख्यान तो आप जरूर पूछिएगा। देखिए मेरी इसके जो रिटर्न कम्युनिकेशन के आपके मेरिट्स क्या हो सकते हैं। पहली चीज एकरूपता। अगर मैं मान ली 20 पेज का कोई पॉलिसी सर्कुलेट करता हूं तो क्या होगा, सभी लोगों को एक जैसा फॉर्मेट मिलेगा, सब लोगों को एक जैसी सूचना मिलेगी। तो इसकी पहली विशेषता हो गई कि इसमें यूनिफॉर्मिटी होती है, एकरूपता होती है, सारे लोगों को मैसेज एक जैसा पहुंचता है, सारे लोग एक जैसा उस चीज को जानते हैं, समझते हैं। और ओरल कम्युनिकेशन में क्या होता है, आपने कुछ और अर्थ निकाला मेरी बात का, उसने कुछ और अर्थ निकाला, क्योंकि सुन लिया हमने, सुनने के बाद हम आपस में डिस्कस करा, बोले वो इस रूप में हो सकता है, ऐसे हो सकता है। किंतु लिखित संप्रेषण में एक फायदा ये होता है कि इसमें एकरूपता बनी होती है। और नेक्स्ट आपने देखा विस्तृत पहुंच, वहां पर आपने देखा था ओरल कम्युनिकेशन में कि वो लिमिटेड दायरे के लिए ही उपयुक्त है। और ये क्या है आपका, अगर मुझे 1000, 2000, 10,000 या मान लीजिए मेरा आपकी इंडस्ट्री जहाँ पे आप काम, जहाँ पर आप पढ़ते हैं वहां पर है आपकी, और आपकी अन्य जगह ब्रांचें हैं, आप उन ब्रांचों को यदि आपको कोई मैसेज देना है और वो आपका मैसेज भी कोई छोटा नहीं है, काफी डिटेल्ड है, तो अगर उस मैसेज को यदि आपको पहुंचाना है तो उसके लिए आपका ओरल संप्रेषण आपका काम नहीं आएगा, वहां पर आपको रिटर्न कम्युनिकेशन को ही अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट है स्थायी रिकॉर्ड तथा वैधानिकता। वहां पर आपने देखा था ओरल कम्युनिकेशन में कि उसका वैधानिक रिकॉर्ड नहीं होता। अब यहाँ पर मैंने कोई चीज यदि आपको राइटिंग में दी, यदि एक सुपरवाइजर को अपने मैनेजर ने कोई पॉलिसी राइटिंग में दे रखी है तो उसके बाद उसका परमानेंट रिकॉर्ड हो गया। जब भी उसको आवश्यकता होगी वो उस रिकॉर्ड के आधार पर क्या कर सकता है, अपना काम कर सकता है। और यही नहीं, इसे हम वैधानिक दृष्टिकोण से कोर्ट में भी हम लिखित जो हमारे दस्तावेज होते हैं उन दस्तावेजों को हम सबूत के तौर पर भी प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इसको लिखित संप्रेषण को एक वैधानिक स्वरूप भी प्राप्त हुआ है। तो आपको मैंने पहले भी कहा था कि जो ओरल कम्युनिकेशन के आपके लिमिटेशंस हैं वो आपकी जो रिटर्न कम्युनिकेशन है उसके आपके मेरिट्स हो गए। अगला देखिए बी पॉइंट, उत्तरदायित्व निर्धारण में सहायक। रिस्पॉन्सिबिलिटी तय कैसे होती है, जैसे ओरल कोई कम्युनिकेशन कर दिया तो बोला साहब आपने तो कही नहीं था, हम सुन नहीं पाए, हम उसका मतलब नहीं समझ पाए थे। और अगर वही चीज अगर राइटिंग में दी होगी, हमने किसी व्यक्ति को क्या करना है, क्या काम करना है, उसको राइटिंग में दी, हमने कोई चीज उसको दे दी है, इसका मतलब क्या हो गया, उसका उत्तरदायित्व तय हो गया, ये काम उसी के सुपुर्द है, उसी को करना होगा, ये आपका तय हो गया। जैसे हम स्वयं देखिए, आप हमारी संस्थान की बात करें, हर संस्था में इस प्रकार का उत्तरदायित्व तय किया जाता है कि इस व्यक्ति को यह काम करना है, इस व्यक्ति को यह काम करना है, इस व्यक्ति को यह काम करना है, ये उत्तरदायित्व का निर्धारण हो गया। मतलब हम जब व्यक्ति को लिखित में कोई आदेश प्रसारित कर देते हैं तो उस व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय हो जाती है कि उसे वो कार्य करना है। जैसे आप अपने कॉलेज में देखते होंगे कि आपको स्कॉलरशिप के लिए कहाँ मिलना है, कौन अधिकारी इसके लिए जवाब दे, आप जाएंगे, बोला साहब बिल्कुल ये काम मैं देखता हूँ, क्योंकि उनका उत्तरदायित्व तय है, उनको प्राचार्य द्वारा ये ड्यूटी अलॉट कर दी गई कि आपको ये काम करना है, मतलब करना है, ये उनका उत्तरदायित्व है। फीस कहाँ जमा करना है, आपको एडमिट कार्ड कहाँ से मिलेगा, सारी चीजें आपकी है। तो हर चीज का हम एक उत्तरदायित्व का निर्धारण कर सकते हैं कम्युनिकेशन के, रिटर्न कम्युनिकेशन के माध्यम से। और अगली बात है क्रियान्वयन में सुविधा। ओरल कोई चीज हम बोलते हैं, हो सकता है आधी चीजें स्लिप हो गई, जब आधी चीजें स्लिप हो गई तो उनका क्रियान्वयन नहीं हो सकता। और वही चीज यदि हमने राइटिंग में दे दी है तो उसका इंप्लीमेंट होना ही है, क्योंकि अगर कोई चीज आप भूल जाएंगे तत्काल आप उसको पढ़ेंगे
जो आपके पास रिकॉर्डेड स्थायी रिकॉर्ड के रूप में जो आपके पास रिटर्न में कम्युनिकेशन है उसको आपने पढ़ लिया, आप उसको क्रियान्वित कर लेंगे। और यदि वो चीज़ अगर ओरल में है और यदि मिस हो गई आपकी, तो आप ये कहेंगे साहब मुझे सुना, मैं सुन नहीं पाया था, या मुझे मालूम नहीं था कि ये ऐसा करना था, अन्यथा मैं इस काम को कर लेता। ये सारी चीज़ें क्या होती है, हम उससे बच सकते हैं। तो अगर हमारे पास रिटर्न में कोई कम्युनिकेशन की कॉपी है तो हम उसमें लिखी गई बातों का ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। ये सारे मेरिट्स हैं आपके लिखित संप्रेषण के। अब इसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं। आपने देखा ओरल कम्युनिकेशन बहुत आसान, गए और बता दिया ऐसा होगा। अब इसके लिए क्या गया, लिखित संप्रेषण थोड़ा सा खर्चीला है। पर अब ये देखिए खर्चीला इसलिए कहा गया है इसमें कि पहले क्या था, हमें कोई चीज पत्र व्यवहार करना पड़ता था, पत्राचार के माध्यम से जाती थी, समय लगता था, पैसा लगता था, रजिस्टर डाक, ये डाक, बहुत सारी चीजें। अब हमारे पास यदि कंप्यूटर फैसिलिटी है तो हम मेल के माध्यम से भी उस चीज को भेज सकते हैं। परंतु फिर भी हम इसको खर्चीला इसलिए कहेंगे कि यदि मान लीजिए आपको SMS भी, आपको मेल भी करना है तो आपके पास कंप्यूटर की सुविधा होना चाहिए, आपके पास इंटरनेट की सुविधा होना चाहिए। यदि ये सुविधा नहीं है तो आप लिखित संप्रेषण का उपयोग इस रूप में नहीं कर सकते, जिसको अपन आधुनिक तरीका कहते हैं। तो यह पद्धति निश्चित रूप से मौखिक संप्रेषण की अपेक्षा खर्चीली है। दूसरी बात इसमें अत्यधिक समय। अब ये समय की बात इसलिए कही जाती थी कि जब हम पत्राचार करते थे तो समय बहुत अधिक लगता था। तो निश्चित रूप से आज भी हमारे के ऐसे छोटे छोटे क्षेत्र हैं, एरिया हैं, जहां पर आज भी कंप्यूटर कनेक्टिविटी, आपके नेट कनेक्शन वगैरह नहीं है, आज भी वो पत्राचार पर निर्भर करते हैं। तो वहां पर क्या होता है, हम जब इन माध्यमों का यदि प्रयोग करते हैं तो कहते हैं समय आपका अधिक लगता है। तीसरी बात है, इसमें गोपनीयता नहीं होती। जो चीज रिटर्न फॉर्म में आ चुकी है उसकी गोपनीयता हो ही नहीं सकती। जैसे अगर आपने 10 पेज की पॉलिसी कहीं भेज दी है, 50, 100 लोगों, 400 लोग, 1000 लोग यदि आपने भेज दी, इसका मतलब क्या है, 1000 लोगों तक वो चीज आपकी पहुंच चुकी है और वो जिससे इंप्लीमेंट करवाएंगे उन तक भी वो बात पहुंच चुकी है। तो निश्चित रूप से इसमें गोपनीयता नहीं होती है लिखित संप्रेषण में। जबकि ओरल संप्रेषण में आपने देखा था कि यदि मुझे कुछ पॉलिसी मैटर बनाना है और मुझे सभी लोगों से डिस्कस नहीं करना है तो वहां पर मैं क्या करता हूँ, उन्हीं लोगों से चर्चा करता हूँ जिनसे मुझे वो सुझाव, सजेशन लेना है। और लास्ट इसमें कि व्याख्या की कठिनाई, हम इसको एक्सप्लेन करने में भी आपकी कठिनाई होती है। जैसे मान लीजिए मैंने राइटिंग में 10 पेज आपको दे दिए, अब आप समझ ही नहीं पा रहे हैं उस चीज को कि आपने कहा क्या, या किसी चीज का आपको संदर्भ समझ में नहीं आ रहा है, जो एग्जाम्पल दिया वो आपको समझ नहीं आ रहा है। जबकि ओरल कम्युनिकेशन में क्या था कि जब फेस टू फेस हमारी चर्चा होती है तो हम क्या कर सकते हैं, हम तत्काल पूछ सकते हैं कि सर ये पॉइंट हमारा क्लियर नहीं है, इस पॉइंट को एक बार फिर से आप एक्सप्लेन कर दीजिए। रिटर्न कम्युनिकेशन में क्या होगा, आपको कोई प्रॉब्लम है, कठिनाई है, आप फिर उसको राइटिंग में भेजेंगे, फिर उसको पढ़ेंगे, फिर आपके पास रिप्लाई आएगा, एक लंबा प्रोसेस इसमें लगता है। तो निश्चित रूप से रिटर्न कम्युनिकेशन में कई बार क्या होता है, व्याख्या संबंधी कठिनाइयां भी उपस्थित हो सकती हैं। ये आपका ओरल कम्युनिकेशन की रिटर्न कम्युनिकेशन की आपकी लिमिटेशंस है। अब देखिए आप अशाब्दिक संप्रेषण क्या होता है, नॉन वर्बल। ये थोड़ा सा आपके लिए, हालांकि आप सब इससे परिचित हैं, केवल आप डिफाइन नहीं कर पा रहे थे कि इसको हम किस प्रकार का कम्युनिकेशन कहेंगे। देखिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, जब संदेश शब्दों के तरीके, अभी आपने देखा रिटर्न और ओरल दोनों ही कम्युनिकेशन में हमने शब्द का प्रयोग किया है। इस कम्युनिकेशन में इसका नाम ही नॉन वर्बल है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम शब्दों का उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि उसके स्थान पर किसी साइन का, संकेत का, सूचित चिन्हों का के द्वारा यदि हम कोई संप्रेषण करते हैं तो उसको हम बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मतलब जहां पे हमने कोई चिन्ह बता दिया, कोई संकेत दे दिया, उसके आधार पर। अब देखिए पहले अपन ये देख लें, ये आपने देखा होगा जब आप घर से कॉलेज के लिए निकलते होंगे और अगर मान लीजिए आपके यहाँ पर स्पीड ब्रेकर है और स्पीड ब्रेकर के वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ है, अब उस बोर्ड को देख के आगे समझ जाते हैं यहाँ स्पीड ब्रेकर है, थोड़ी अपनी गति को स्लो कर लें। आपको कम्युनिकेशन हो गया, मिल गया आपको कम्युनिकेशन, आप रुक गए उसके स्थान पर। कई जगह हमने देखा होगा, एक जहाँ पे स्कूल होते हैं वहां बाहर एक बोर्ड लगा होता है जिसपे लिखा होता है कि बच्चे का चित्र बना होता है। बड़ी गाड़ी वाले समझ जाते हैं कि अब स्कूल आ रहा है, थोड़ी स्पीड अपन स्लो कर लें, कम्युनिकेशन हो गया। उनको संकेत से पता चल गया कि अब हमें आगे क्या करना है। तो ये भी एक प्रकार की आपका कम्युनिकेशन का तरीका है और ये आज की तारीख में कई स्थानों पर इसका प्रयोग आपका होता है। अब देखिए आप अशाब्दिक संप्रेषण कितने प्रकार के होते हैं। पहला है आपका दृश्य संकेत भाषा, विजुअल सिग्नल साइन, मतलब जहां पर केवल एक संकेत लगे होते हैं, कोई दृश्य लगा होता है, कोई कार्टून लगा होता है और उसके आधार पर ही हम समझ जाते हैं कि इसका आशय क्या है। जैसे एक बड़ा पॉपुलर वो है कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। अब मैंने जब ये शब्द आपसे कहा है तो आपने देखा कई बार वो 3 प्रकार के आपको जो बंदर बने होते हैं, एक मुंह ढके हुए, कान में उंगली लगाए होता है, मुंह में हाथ लगाया होता है, हम समझ जाते हैं कि ये तीनों चीजें इससे स्पष्ट होती है। संप्रेषण हो गया। जब आप
गाड़ी से, घर से कॉलेज के लिए आते हैं और लाल सिग्नल यदि आपका सिग्नल चमक रहा है, आप समझ जाते हैं रुक जाइए, जब तक हमारी लाइन क्रॉस तभी करेंगे जब ये लाल लाइट हमारा हट जाएगा। आपको संप्रेषण आपका मिल गया। ये भी एक संप्रेषण के तरीके हैं। बोर्ड जितने भी, साइन बोर्ड जितने, विज्ञापन के बोर्ड जितने लगे होते हैं, वो सब आपके दृश्य संकेत भाषा में आते हैं। हम उन विज्ञापन के बोर्ड को पढ़ के समझ जाते हैं कि यहाँ पर किस चीज की सेलिंग होती है, ये किस चीज की दुकान है। कार्टून के माध्यम से हम समझ जाते हैं कि ये है क्या। कई बार हम समाचार पत्रिकाएं पढ़ते हैं, उसमें कोई कार्टून आता है, उस कार्टून को देख के हम समझ जाते हैं कि ये किस चीज को आधार बनाते हुए हमसे बात कहना चाहता है। तो ये आपका हो गया दृश्य संकेत भाषा। दूसरा है श्रव्य संकेत भाषा। इसमें ऑडियो मतलब इसमें ध्वनि भी होती है, मतलब आवाज के साथ यदि हमें कोई संप्रेषण करता है तो उसको हम बोलते हैं श्रव्य संकेत भाषा। जैसे अगर आप सड़क पे हैं और अगर आपका हॉस्पिटल की वैन यदि आ रही है, हॉस्पिटल की वैन में लाल लाइट जल रहा है और साथ में ध्वनि भी आपको सुनाई दे रही है, आप समझ जाएंगे कि कोई पेशेंट हमारी ओर से निकल रहा है, गाड़ी में कोई इमरजेंसी है, आग कहीं लग जाती है, फायर ब्रिगेड यदि आता है तो वो भी जोर से घंटी की आवाज होती है। आप जब कॉलेज में होते हैं, जैसे अभी आपका 10:20 हो रहे हैं, 10:30 जैसे ही बजेंगे, 11:30 जैसे ही बजेंगे, पीरियड बच जाएगा, आप बाहर चले जाएंगे, पीरियड का समय हो गया। इसका मतलब आपको क्या हो गया, कम्युनिकेशन हो गया कि आपका पीरियड का समय पूर्ण हो चुका है। तो ये चीजें कॉलेज में आप देखते होंगे, सायरन तमाम प्रकार, जब आप परीक्षा में होते हैं तब आपको वार्निंग बेल सुनाई देती है कि 10 मिनट पहले की बेल क्या है, 1 घंटा बीत चुका है, 2 घंटा बीत चुके हैं, अब 10 मिनट की घंटी बाकी है, लंबी घंटी बज गई, मतलब समय समाप्त हो गया। तो ये सब भी कम्युनिकेशन के एक माध्यम है। इसी प्रकार से जब हम ऑफिस की बात करते हैं, जब हमारे किसी ऑफिस के किसी अधिकारी को अपने बाहर बैठे किसी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को बुलाना होता है तो उठ के अपनी कुर्सी से बाहर नहीं जाते हैं, बल्कि कॉल बेल बजाते हैं, व्यक्ति समझ जाता है कि मुझे बुलाया गया है, तत्काल वो अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं। तो ये भी एक प्रकार का आपका कम्युनिकेशन का माध्यम है। तो दृश्य संकेत भाषा हो गई आपकी, श्रव्य संकेत भाषा हो गई जिसका प्रयोग होता है। और तीसरा है और इम्पॉर्टेंट है आपका बॉडी लैंग्वेज। बॉडी की भी अपनी एक भाषा होती है, इससे भी हम कई बार समझ जाते हैं कि आप क्या चाहते हैं। आप जैसे मैं अगर आपसे फेस टू फेस यदि बात करता हूं और आपका यदि मुझसे अगर आई कांटेक्ट यदि बना हुआ है, यदि आप मुझसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आंखों में एक हमारी भाषा होगी आंखों की, इसका मतलब मैं समझता हूं कि आप मुझे इस चीज को सीरियसली ले रहे हैं। और यदि आपका ध्यान कहीं और है, आप घड़ी की तरफ नजर है, आपकी बाहर की तरफ आपकी नजर है, बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ जाता है कि आपका इंटरेस्ट आज इस व्याख्यान को सुनने में नहीं है। तो ये आपकी देहिक भाषा हो गई। इसी बात जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे, इंटरव्यू में देहिक भाषा का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट। इससे पता लग जाता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। यदि आप अंदर प्रविष्ट होते ही यदि आपका हाव भाव, आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो अगर आपको बताता है कि आप बहुत ज्यादा चिंतित हैं, आप टेंशन में हैं, आप इसको बोझ के रूप में ले रहे हैं, तो समझ जाएंगे कि भैया इसमें थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। यदि आप बिल्कुल अपने उस हिसाब से जाते हैं, सब पूछिए, मैं बिल्कुल आज इसीलिए बैठा हूँ, मैं आपके हर प्रश्न का जवाब दूंगा, ये एक भाषा आप न भी बोलेंगे, आप बोल नहीं रहे, परंतु आपका फेशियल एक्सप्रेशन आपको बता देगा कि आप कितने कॉन्फिडेंट है उस चीज को लागू करने में। तो बॉडी की भी अपनी एक भाषा होती है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। यदि कोई व्यक्ति बहुत तेजी से आपके क्लास के सामने से गुजर जाए, निकल जाए, और वो लगातार बहुत तेजी से चल रहा हो, तो वो कुछ बोल नहीं रहा है, परंतु उसकी बॉडी लैंग्वेज से आप समझ जाएंगे कि ये व्यक्ति बहुत जल्दी में, इसको कहीं जाना है, इसकी गाड़ी छूट रही है, अगर ट्रेन के पास होगा, टाइम हो गया होगा, इसलिए बहुत जल्दी से जा रहा है। तो ये एक देहिक भाषा है आपकी। तो बॉडी की भी एक लैंग्वेज होती है, इसके माध्यम से भी हम समझ जाते हैं। जैसे आप सिर हिलाते हैं, आपको कोई चीज समझ में आती है, आप यस करते हैं, भले आप यस न भी करें, अगर आपका जो फेस का जो एक्सप्रेशन, उससे पता चल जाता है कि आप कितना उस चीज को समझ रहे हैं। तो ये भी एक प्रकार की भाषा है, ये भी एक प्रकार की कम्युनिकेशन का एक तरीका है, जिसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो ये तीनों प्रकार भी आपको संक्षेप में देखना है, क्योंकि प्रश्न इसी रूप में आपका हो सकता है कि कितने प्रकार का संप्रेषण होता है, उनको एक्सप्लेन कीजिए, स्पष्ट कीजिए। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के कौन से प्रकार हैं वो बताइए। हो सकता है आपको 2 नंबर 4 नंबर के जो छोटे प्रश्न यदि आपसे पूछे जाते हो आपके विश्वविद्यालय में, तो किसी एक चीज को पूछ ले, क्या सवाल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के प्रकार कौन से बताइए, तो आपको बताना पड़ेगा कि इसके कौन से प्रकार हैं। आप इसके एग्जाम्पल भी समझ चुके होंगे। हम एग्जाम्पल के माध्यम से यदि इन चीजों को एक्सप्लेन करेंगे तो निश्चित रूप से हमें अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। अगला है कि अब आपका जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव कैसे बने। अगर मुझे अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना है तो किन चीजों का ध्यान मुझे रखना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहली चीज है शॉर्टनेस, संक्षिप्तता।
हम एक ही चीज, देखो एक किसी अच्छे कम्युनिकेटर की विशेषता ये होती है, कोई एक ही शब्दों को बार बार रिपीट नहीं करता है। जो व्यक्ति एक ही शब्दों को बार बार रिपीट करता है, अपन उसको बोलते हैं सर इसका इनका तो ये है, ये बार बार एक ही बात को बोलते हैं, वो आपका संक्षिप्त होते हुए भी डिटेल लगेगा। तो हम जो भी मैसेज देना चाहते हैं वो बिल्कुल संक्षिप्त न हो। पर संक्षिप्त का मतलब ये नहीं कि जो मैसेज देना चाहते हैं वो पूर्ण ही ना हो। हमारा मैसेज पूर्ण भी हो और पूर्ण होने के साथ साथ इतना लेंदी भी ना हो कि सुनने वाला व्यक्ति उसमें एक समय के बाद इंटरेस्ट लेना बंद कर दे। दूसरी बात, स्पष्ट और सही, जो भी हम मैसेज देना चाहते हैं वो स्पष्ट और सही होना चाहिए। स्पष्ट और सही के लिए बहुत जरूरी चीज ये है कि हम जिस व्यक्ति से चर्चा कर रहे हैं, जिन व्यक्तियों से हम बात कर रहे हैं, ऑडियंस हमारा जैसा है, उसकी भाषा में, अगर उसकी जो भाषा है, यदि उसी भाषा में यदि हम उससे बात करेंगे तो निश्चित रूप से उसको सही समझेगा और आपका जो कम्युनिकेशन होगा वो स्पष्ट भी रहेगा। और यदि आपने इन चीजों का समय से अपने कम्युनिकेशन नहीं किया तो आपको निश्चित रूप से आपका जो संप्रेषण होगा आपका इफेक्टिव नहीं होगा। तीसरी चीज है पूर्णता, कि कम्युनिकेशन पूर्ण हो। अपूर्ण कम्युनिकेशन से क्या होता है, कई बार कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं, हम आधी बात करके छोड़ देते हैं। मतलब अभी आपने संक्षिप्तता वाली में देखिए, संक्षिप्तता वाली नहीं कि हम कोई चीज को छोड़ दें, मतलब पूर्ण भी हो। अगर वो कम्युनिकेशन पूर्ण नहीं होगा तो कई बार हम मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, हम उसका अर्थ का अनर्थ ले लेते हैं। तो कम्युनिकेशन में पूर्णता भी होना चाहिए। और चौथी बात मैंने आपको पहले बताई थी कि कोई ना कोई ऑब्जेक्ट पर आधारित होना चाहिए कम्युनिकेशन, कोई ना कोई इसका उद्देश्य जरूर होना चाहिए। हम बगैर उद्देश्य के यदि कोई कम्युनिकेशन करते हैं तो वो गपशप बोलते हैं उसको। एक्चुअल में कम्युनिकेशन का तरीका है कि हम उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई ना कोई उद्देश्य हो। यदि हम उद्देश्य को लेकर यदि हम हमारे संप्रेषण को तैयार करेंगे तो हम उन सारी चीजों को शामिल करेंगे जो हमारे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक हो। फोर्थ है शिष्टता हो, मतलब ऐसे कटु शब्द का प्रयोग न करें जिससे सामने वाले व्यक्ति की भावना को ठेस पहुंचे। इसका मतलब ये भी नहीं कि यदि कोई कर्मचारी, कोई व्यक्ति यदि हमारी संस्था में काम करता है, बार बार वो देरी से आता है, गलती करता है, तो उसके साथ हम पूर्ण शिष्टता, वहां भी शिष्टता तो होना चाहिए परंतु थोड़ी सी वार्निंग भी हो। पर वार्निंग का मतलब फिर ये नहीं है कि हम अपशब्दों का प्रयोग करें। शिष्टता होना बहुत जरूरी है संप्रेषण के अंतर्गत। और नेक्स्ट है कि कंटिन्यूटी, निरंतरता बहुत जरूरी है। अगर संप्रेषण यदि आपने आज किया, 4 दिन नहीं करेंगे अपने व्यवसाय में, क्या होगा, आपको वांछित परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। तो आपका जो संप्रेषण है वो निरंतर भी होना चाहिए। और साथ ही साथ आपको उपयुक्तता का मतलब यहाँ पर है कि आप कोई ना कोई ऐसा माध्यम चयन करें जो ऑडियंस के हिसाब से उपयुक्त हो। आप माध्यम क्या हो सकता है, यदि आपने देखा ओरल कम्युनिकेशन, हमारे व्यक्ति ऐसे जो लिखित चीज को नहीं समझ पाते हैं तो उनके सामने हमें मौखिक संप्रेषण करना पड़ेगा। यदि हमें कोई नीति हमारे व्यक्तियों तक पहुंचाना है, पॉलिसी हमने जो बना रखी वो हमारे अधीनस्थ को पहुंचाना चाहते हैं, हमें रिटर्न कम्युनिकेशन की ओर जाना पड़ेगा। या कोई चीज ऐसी है जो हम किसी संकेत के माध्यम से भी बता सकते हैं, साइन के माध्यम से, वहां पर बजाय संप्रेषण के हम उन चिन्हों का प्रयोग करके भी हम क्या कर सकते हैं, संप्रेषण को कर सकते हैं। तो आपको यह भी तय करना पड़ेगा कि हम संप्रेषण के किस तरीके को अडॉप्ट करें, और ये निर्भर करेगा परिस्थिति पर, ऑडियंस की परिस्थिति पर, समय किस प्रकार का है उस पर निर्भर करेगा, हम किस समय बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। इन सब के आधार पर हमें निर्णय करना होता है कि हम किस प्रकार के माध्यम का चयन करें। ये था आपका। अब चूंकि समय हमारे पास कम है, एक प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पे देखिएगा। व्यावसायिक संप्रेषण, मैंने सारे इनके उत्तर आपको अंदर बताए हैं आपको अपने व्याख्यान में। व्यावसायिक संप्रेषण है, बिजनेस कम्युनिकेशन में क्या चीज होना चाहिए, इन 4 ऑप्शंस आपके बीच में है। आप बताइए इसमें से क्या चीज बिजनेस कम्युनिकेशन में होना चाहिए। जयवंती अक्सर बैतूल कॉलेज से। सर मैं जीडीसी नीमच से बोल रही हूँ, मेरा आंसर एक तरफा प्रक्रिया आएगी सर। क्या हो गया, संप्रेषण एक तरफा प्रक्रिया है, वन वे है। अगर एक तरफा प्रतिक्रिया होगी तो आप क्या बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं। फिर से एक बार प्रश्न को फिर से देखिए, बिजनेस कम्युनिकेशन में क्या होना आवश्यक है, मतलब क्या है बिजनेस कम्युनिकेशन, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, वन वे प्रोसेस है, टू वे प्रोसेस है, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। आपको मैंने बताया था कि बिजनेस कम्युनिकेशन किस प्रकार का होना चाहिए। सर वन वे यदि आपका होगा तो आप वांछित परिणाम, जो आपने लक्ष्य तय कर रखा है, जो ऑब्जेक्ट आपने तय कर रखा है, उसको प्राप्त करना संभव नहीं है। चलिए मोती तवेला इंदौर। सर मैं
हेलो। गवर्नमेंट कॉलेज मुल्ताई से बोल रही हूँ। हाँ बोलिए, बताइए। इसका बोलिए आंसर है दो हाँ। तरफा प्रक्रिया। क्यों, ऐसा क्यों, कारण बताइए इसका, क्यों होना चाहिए ऐसा, टू वे क्यों होना चाहिए कम्युनिकेशन? अगर आपसे बात नहीं करता तो मुझे पता चलता है कि आपका क्या फीडबैक है, आप क्या समझे हैं। अगर यहाँ ये चीज है तो बिजनेस में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए टू वे। और टू वे कम्युनिकेशन से क्या फायदे होते हैं, क्या फायदे होंगे टू वे कम्युनिकेशन से? हेलो सर, हाँ, मैं यस। जीडी से नीमच से बोल रही हूँ। मेरा आंसर है फॉर्मल, औपचारिकता। अच्छा, आपने इसका अगले का प्रश्न का जवाब दे दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, बैठिए। देखिए, अगला क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा विभाजन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स इज नॉट इंक्लूडेड इन क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू कम्युनिकेशन मीडिया। मतलब इनमें से कौन सी चीज है जो संप्रेषण के माध्यम में शामिल नहीं है? तो देखिए, ओरल कम्युनिकेशन है, ठीक है, लिखित कम्युनिकेशन है, दैहिक भाषा बॉडी लैंग्वेज है, किंतु ये फॉर्मल जो आपका है ये किसका प्रकार है? कम्युनिकेशन का प्रकार है, ये मीडिया का प्रकार नहीं है। औपचारिक कम्युनिकेशन का मतलब होता है ऊपर से नीचे की ओर कम्युनिकेशन करना। हमारे उच्च अधिकारी यदि अपने अधीनस्थ अधिकारियों से यदि कोई चर्चा करते हैं तो वो काय में आपका आएगा? फॉर्मल कम्युनिकेशन में आएगा। ये आपका मीडियम नहीं है, ठीक है। जीडीसी नीमच, आपने सही उत्तर बताया। अब देखिए, ये जितनी रेफरेंस के लिए अगर आप पढ़ना चाहें, मैंने भी जिन चीजों से देखा है, आप भी चाहें तो नोट करें। ये वे बुक्स हैं जिससे मैंने कुछ मैटर इसके अंतर्गत आपका शामिल किया है। आप भी इन रेफरेंस के रूप में इन चीजों को पढ़ेंगे तो आप एंटरप्रेन्योरशिप की बुक के साथ साथ यदि आपने इन चीजों से भी कंसल्ट किया है तो निश्चित रूप से आपका जो टॉपिक होगा, आपका जो तैयारी होगी, ज्यादा अच्छे से होगी। अब इसके बाद आपका यदि कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। और कोई प्रश्न आपका? नहीं तो ये जरूर नोट, आपकी स्क्रीन पे इसको नोट जरूर करें। समय नहीं था हमारे पास, हालांकि इसको अब आप अच्छे से समझते हैं। फोन क्या होता है, फोन से किस प्रकार से हम संप्रेषण करते हैं, फैक्स क्या होता है, इंटरनेट के बगैर आज की तारीख में काम नहीं चलता, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मैं आपसे जो चर्चा कर रहा हूँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा है। और कुछ सैटेलाइट संप्रेषण भी आपका होता है। कुछ ऐसी बड़े बड़े जो टीवी चैनल्स होते हैं वो अपने स्वयं को उपग्रह भी बनाते हैं, उनके माध्यम से भी कम्युनिकेशन करते हैं। तो आपके सिलेबस में यह भी है कि संप्रेषण के कौन कौन से मॉडर्न टेक्निक्स हैं। इन टेक्निक्स पे आपको शॉर्ट नोट्स में प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया इंटरनेट क्या है बताइए, ईमेल क्या है बताइए, या ईमेल का व्यापार में क्या इंपॉर्टेंस है बताइए। संक्षिप्त प्रश्न इस प्रकार के भी आपके बन सकते हैं। क्योंकि आप सब लोग, फोन आपके पास है, मोबाइल आपके पास है, नेट से आप जुड़े हुए हैं। हमारे कई विद्यार्थी बीए के साथ उनका कंप्यूटर सब्जेक्ट भी होगा, कुछ ने कंप्यूटर की ट्रेनिंग ले रखी होगी, इन सब चीजों को जानते होंगे, समझते होंगे। तो ये चीजें भी आप जरूर पढ़ें कि ऐसे कौन कौन सी टेक्निक्स है जिनको हम आज के समय में संप्रेषण के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर इनमें से अगर आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। कोई प्रश्न आपका? नमस्ते सर, मैं पीजी कॉलेज गुना से। सर हाँ, आपने जो बताया था प्रभावशाली संप्रेषण की आवश्यकता, इसमें हाँ, नॉर्मल, वार्वल एंड बारवल को भी ले सकते हैं क्या? किसको? वार्वल एंड नॉर्मल वार्वल। नहीं, आप क्या प्रश्न क्या पूछ रही है? ये मौखिक संप्रेषण पे मैं आ गया हूँ। आपने प्रभावपूर्ण की बात की है, इसी बात पे आप चर्चा कर रहे हैं। देखिए, ओरल कम्युनिकेशन प्रभावपूर्ण क्यों होता है बताइए आप। मैंने बताया था आपको ओरल कम्युनिकेशन क्यों इफेक्टिव होता है। अगर आपसे क्लासरूम में करना था, हाँ, अगर मान लीजिए मैं अगर क्लासरूम में आपसे चर्चा करता हूं तो क्या होगा, मैं आपके हावभाव को जान सकता हूं, आपका फीडबैक में जान सकता हूं, आप क्या चाहते हैं वो मैं जान सकता हूं, और उसके अनुरूप मैं अपने कम्युनिकेशन में परिवर्तन कर सकता हूं। तो ये प्रभावपूर्ण, अगर मुझे अपना कम्युनिकेशन को बनाना है तो ओरल कम्युनिकेशन सबसे बेस्ट माध्यम होता है। परंतु यदि कोई चीज मैंने राइटिंग में किसी को दे दी है, लिखित में कोई चीज मैंने दे दी है, अब उसका प्रभावपूर्ण मैं कैसे देखूंगा मुझे बताइए आप। मैंने 10 पेज का आपको नोट्स दे दिया और मैंने कहा आप इसको पढ़ लीजिए, पढ़ने से कोई आइडिया नहीं मिलेगा। पर मैं अगर आपसे फेस टू फेस चर्चा करता हूं तो आपसे मैं जान सकता हूं कि आप किस प्रकार से मुझे सुनना पसंद करेंगे। मैं उसके अनुरूप अपना मैटर, अपना संदेश, अपना मैसेज तैयार करके आपको दे सकता हूं। तो ये आपका हो गया प्रभावपूर्ण का मतलब। ओके सर, ठीक है, थैंक हेलो यू सर, जावा कॉलेज से। थैंक यू। सर संप्रेषण क्या है सर? क्या चीज? संप्रेषण। संप्रेषण? हाँ सर।
संप्रेषण अभी हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया। आप देरी से आए थे क्या क्लास में? कम्युनिकेशन का मतलब होता है अपनी बात मैं जिसको देना चाहता हूं उस व्यक्ति तक वो संदेश पहुंचाना कम्युनिकेशन कहलाता है। जैसे मैं आज किस टॉपिक पर से चर्चा करना थी मुझे? कम्युनिकेशन पर। मैंने अपनी बात आपके बीच रखी, ये क्या हुआ? संप्रेषण हुआ, कम्युनिकेशन हुआ। आप अपने मित्र से संप्रेषण करते हैं, टीचर से संप्रेषण करते हैं, घर पे माता पिता से संप्रेषण करते हैं, सोसाइटी में जो व्यक्ति मिलते हैं उनसे आप आपस में बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, किसी विषय पे चर्चा करते हैं। ये सब आपका कम्युनिकेशन के अंतर्गत ही आता है। तो संप्रेषण का मतलब होता है एक व्यक्ति अपने आइडिया, अपने विचार जो दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है उसको कम्युनिकेशन कहा जाता है। ठीक है? थैंक यू सर। सर थैंक यू वेरी मच। few people